टॉपिक की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए, जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। यहाँ पे सबसे अधिक जो वरीयता देना है यानी कि सम्मान देना है वो बच्चों को देना है। बच्चे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर और उसमें बच्चों को आपको सम्मान देना होता है। बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो उसकी गलती को क्या करना है, मतलब अपने नज़रिए से सही मानना, उसको डांटना नहीं है। देखिए, बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, बच्चों को मार नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बच्चे को कभी भी दंड देने का प्रयास ही नहीं करना है। बच्चा क्या होता है, बच्चा अपनी रुचि, क्षमता, योग्यता के आधार पर ही सीखता है। और अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है, तो बालक के ऊपर ही आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कोई टीचर बच्चे के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको मार नहीं सकता, उसको डरा नहीं सकता, उसको धमका नहीं सकता है। तो इसलिए जब भी वो ऐसी क्वेश्चन हो तो आपको बच्चों को क्या करना है, सम्मान देना है। बच्चों को क्या करना है, सम्मान देना है। यानी कि सम्मान देने का मतलब कि उनको भाई प्रोत्साहित करना है किसी चीज़ के लिए, उनको हतोत्साहित नहीं करना है। हतोत्साहित होगा तो आपका गलत हो जाएगा। कोई भी चीज़ को जब परिचर्चा के माध्यम से आप कराएंगे तो वो चीज़ें सही होगा। यानी कि अगर समूह के माध्यम से बच्चे सीखते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये सब आपका टिप्स है जो आपके क्वेश्चन में काम आएगा, ध्यान रखिएगा। जो बता रहे हैं उसको समझिए। तो बच्चों को समूह में अगर सिखाइएगा तो ज़्यादा सीखेगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बच्चे जो है, जैसे अंताक्षरी हो गया या कोई भी समूह हो गया, उसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं अच्छे तरीके से। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे अगर केवल शब्द जहाँ पे मिलेगा ना, वो आपका 99% आपका जो है गलत होगा, वो ऑप्शन आपका ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है। यानी कि आप एक टीचर हैं तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको ध्यान रखना कि आप एक टीचर हैं और टीचर का काम क्या होता है आपको भी पता है। आपके सामने बच्चे हैं, मान लीजिए आप एक शिक्षक है, भावी शिक्षक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है। यानी कि छात्र, मौखिक अभिव्यक्ति क्या होता है, कि जो छात्र बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो ये मौखिक अभिव्यक्ति है ना। तो अगर बच्चों के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना है, अच्छा बनाना है, तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है, तो परिचर्चाओं का आयोजन करना। ये बात तो बिल्कुल सही कर रहा है कि भाई परिचर्चा में बच्चों को भाग लेने दीजिए, समूह में बच्चा भाग लेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा। ये तो आपका सही है ना, जब एक दूसरे से बच्चा बातचीत करेगा तो जाहिर सी बात है कि भाई उसकी मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ेगी। पहला तो सही है। दूसरा कि भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना, यानी कि बच्चे के अंदर भाषण प्रतियोगिता, जैसे भाषण करवाते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, अगर भाषण करवाते हैं तो हर बच्चे अपना वहाँ पे भाषण देंगे और उससे भी बहुत सारे बच्चे जो है सीखेंगे और उससे बच्चे का मौखिक अभिव्यक्ति भी होता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हजारों लोगों के बीच में भाषण भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं कि 10 लोग के बीच में 2 शब्द बोल नहीं पाते। तो मौखिक अभिव्यक्ति अगर विकसित करना है तो भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन कराएंगे, तो इसके माध्यम से भी छात्रों के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है अच्छी बनती है। अंतराक्षी का आयोजन करना, जाहिर सी बात है कि अंतराक्षी जब होती है तो वहाँ पे समूह में बच्चे होते हैं और जब बच्चे समूह में होते हैं तो समूह के माध्यम से सीखते हैं और एक दूसरे की बातों को भी ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे भी छात्रों का मौखिक अभिव्यक्ति जो बढ़ता है। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है, तो ये सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बातों को मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण होता है सिलेबस का, तो जब पाठ्यक्रम का निर्माण होता है तो उसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए आपको ये बताना है। देखिए, जब भी आप पाठ्यक्रम निर्धारण करेंगे तो सबसे पहले जो शिक्षा होता है उसके उद्देश्यों को पता करेंगे। आखिर जो पाठ्यक्रम आप निर्माण कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी टॉपिक को नहीं बता दिया जाएगा। अब 5 क्लास का बच्चा है तो ऐसे थोड़ी ना 10th क्लास वाला सिलेबस उसको दे देंगे। यानी कि जो भी उस शिक्षा का उद्देश्य है, तो 5 क्लास में है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 4 क्लास में तो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो शिक्षा का उद्देश्य है इस बात को ध्यान रखना होगा। जब भी आप सिलेबस का निर्माण करेंगे तो हमने कहा कि अभी जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या है, वह बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है। क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, यानी कि बालक की रुचि, बालक की क्षमता, बालक की योग्यता, इन सभी का ध्यान रखना होता है। अभी ऐसा नहीं है कि भाई शिक्षा केंद्रित नहीं है। पहले जो शिक्षा होती थी वो शिक्षा केंद्रित हुआ करता था, जो शिक्षक करते थे बच्चे वही करते थे। यानी कि अगर शिक्षक बच्चे को दंड भी देता था पहले, लेकिन अब रूल अलग आ गया है कि अगर कोई बच्चा फेल होता है, तो इसका मतलब नहीं कि बच्चा फेल हुआ है, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूरी सिस्टम फेल हुई, यानी कि पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल हुई है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो बच्चा फेल नहीं होता है, बल्कि वो शिक्षा व्यवस्था फेल है। उस सिस्टम में या उस शिक्षा व्यवस्था के अंदर बच्चा फिट नहीं हुआ, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, ध्यान रखना है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। शिक्षक केंद्रित नहीं है। अब शिक्षक बच्चों को मार नहीं सकता है, डरा नहीं सकता है, धमका नहीं सकता है, जबरदस्ती अनुशासन नहीं थोप सकता है। इन बातों का ध्यान रखना है। तो पाठ्यक्रम निर्माण में किस बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, तो शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकता, जो उसकी रुचि है और जो उसकी योग्यता है, उन सभी को ध्यान में रखना होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका ठीक चला जाएगा, ए और बी दोनों। अगर डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो पेड बैचेस ले लीजिए, वहाँ पे सारी जानकारी हम आपको देंगे और एक एक टॉपिक हमने वहाँ पे पढ़ा है सिलेबस के अकॉर्डिंग और क्लासेस चल रही है। अगला है कि शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु कौन सा कदम उठाना चाहिए। देखिए, एक शिक्षक है तो बच्चे के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास हो, यानी कि देश के प्रति बच्चों का क्या हो, लगाव हो, इसके लिए शिक्षक को क्या कदम उठाना चाहिए।
देखिए, तो पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रीय भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अगर राष्ट्रीय भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने से ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर देश की भावना, मतलब राष्ट्रीय भावना के प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छा निर्णय आ जाए, ऐसा नहीं है। हालांकि विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे कि छात्रों में राष्ट्रीयता भावना जागे। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे आगे की राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। देखिए, दमन ये सब कठोर शब्द है। हमने कहा सजा देना, ठीक है, दंड देना, ये सब बता देना कि ये सब आपका निगेटिव तत्व है। ये आपका ऑप्शन सी नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, अगर आपको अपने छात्र को समझना है तो आपको कौन सी जानकारी बच्चों के बारे में होना चाहिए? तो बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में, यानी कि बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बच्चे कैसे सीखते हैं? अगर आप एक अच्छे टीचर तभी बन सकते हैं जब आप यह पता लगा सकते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं और जो उनकी जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको शिक्षा देते हैं। बालक की रुचि क्या है, बालक की क्षमता क्या है, बालक की योग्यता क्या है, इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तभी आप एक योग्य शिक्षक कहलाएंगे और एक अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। तो अपने छात्रों को समझने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने की विधि है? यानी कि जो वास्तविक अनुभव है उसको प्रदान करने की जो विधि है वो कौन सी विधि है? इसमें जो विधि आ जाएगी वो आएगी आपके भ्रमण विधि। पूरी डिटेल्स में हमने एप्लीकेशन पे पढ़ा रखा है, वहां पे आप देख सकते हैं। बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है। देखिए, बच्चों की शिक्षा में क्या आवश्यक है आपको बताना है। ऑप्शन एक कहता है कि बच्चों को गलत काम करने पर दंड। हमने क्या कहा था कि बच्चों को दंड नहीं दे सकते हैं, बच्चों को दंड देना ही नहीं है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है, बच्चे को के ऊपर जबरदस्ती अनुशासन नहीं थोपना है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत होगा ना। दूसरा कि बच्चों में सही आदतें डाला जाए। ये बात कुछ हद तक सही लग रहा है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। यानी कि देखिए, क्वेश्चन जो टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है, एक और बात ध्यान रखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन जो दिखेगा आपको लगेगा कि ये नहीं, ये हो सकता है, सभी हो सकता है, लेकिन आपको इसमें से एक बेस्ट आंसर निकालना होता है, एक ही आंसर, ध्यान रखिएगा। तो अगला कि बच्चों में सही आदतें डाली जाए। कहता है कि बच्चों में शिक्षा आवश्यक क्यों है? क्या शिक्षा आवश्यक इसलिए है कि बच्चे के अंदर से केवल सही आदतें डाला जाए? ये आपका पूरा परफेक्ट नहीं है। अगला कि बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए। ये आपका शिक्षा का आवश्यक की बातें नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास मतलब समझते हैं सभी पक्षों का विकास, चाहे वह शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे वह सामाजिक विकास हो या संवेगात्मक विकास हो, बच्चे के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, बच्चों के सभी पक्षों को विकास को ध्यान में रखा जाता है। तो बच्चों में शिक्षा का आवश्यक क्या होता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। जहाँ ये शब्द दिखे ना, पॉजिटिव शब्द है, बस आंख मन के आंसर मार दीजिएगा। हालांकि अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या होता है? एक शिक्षक जो होता है उसका वास्तविक कार्य क्या होता है? अगर एक हम शिक्षक की बात करें तो छात्रों को पढ़ने में मन लगाना। क्या छात्रों को पढ़ने में मन लगाने वाला क्या एक टीचर सही होता है? छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना या छात्रों की प्रतिभा को सर्वोन्मुखी विकास करना। हाँ, ये बात है, जो छात्रों के अंदर जो प्रतिभा है उसका सही तरीके से मतलब विकास करना, सर्वोन्मुखी बनाना उसको। ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वेस्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? देखिए, जब भी आप एक शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों को जब आप सिखाएंगे तो बच्चों को तो आप ज्ञान सिखाएंगे ही ना, इसके अलावा आप कौन सी चीज़ें सिखाएंगे? तो बात आएगी कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना। कभी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए मतलब अथक प्रयास करना, उसके लिए मेहनत करना, उससे पीछे नहीं हटना। आप एक शिक्षक होने के नाते समझाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम का संतुलन होना, यानी कि जब विपत्ति आती है उस समय भी आपको घबराना नहीं, ये भी बात आप सिखाएंगे एक शिक्षक होने के नाते। और समय का सदुपयोग करना। भाई, समय का सदुपयोग कीजिए, एक बार समय जो चला जाएगा वापस नहीं लौटेगा। तो आप एक शिक्षक होने के नाते इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षण की परियोजना पद्धति क्या है? शिक्षण की परियोजना पद्धति क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था कि अभी जो शिक्षण व्यवस्था क्या है वो बाल केंद्रित है। क्या है? बाल केंद्रित। कहीं कहीं आपको छात्र केंद्रित भी देगा, कहीं कहीं भी आपको बालक केंद्रित देगा। ध्यान रखिएगा, इस बात के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखिए, शिक्षक केंद्रित, ये बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित बिल्कुल गलत है। यानी कि जो शिक्षण की परियोजना है वह कैसी है? बाल केंद्रित है, बच्चों को महत्व देना है, ध्यान रखिएगा। हालांकि आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप टीचिंग करा रहे हैं और आपकी क्लास में आपसे कुछ गलती हो जाती है और बच्चे आपकी गलतियों की ओर इशारा करते हैं तो आप क्या करेंगे? एक टीचर होने के नाते बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे कि कहेंगे भाई छात्रों को कि स्कूल के बाहर मिलना, बाद में बताएंगे, या फिर कह देंगे कि चुपचाप रहो, बैठो। क्या उसकी बातों को दबा दिया जाएगा? या आप अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे? देखिए, एक अच्छा टीचर का गुण यही होता है कि भाई वह अपनी गलती को स्वीकार कर ले। गलतियाँ सबसे होती है, तो अगर आप उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और फिर बच्चों को बताइए, जो आपकी गलतियाँ बच्चों ने बताई है उसको सुधार करके बच्चों को बताइए, तो आप अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अभियोक्ता का अर्थ क्या होता है? देखिए, शिक्षण अभियोक्ता का अर्थ की बात करें तो यह होता है शिक्षक बनने की इच्छा। या क्या होगा? नहीं, एक माफ कीजिएगा, ये शिक्षण अभियोक्ता का है ना, इसमें शिक्षक बनने की इच्छा नहीं आएगा, शिक्षण कार्य में लगन भी नहीं आएगा।
इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यता। देखिए शिक्षण अभियोक्ता का मतलब क्या होता है कि शिक्षक का कार्य करने का जो पूरी उससे संबंधित जो पूरी योग्यताएं हैं वो आ जाएगी। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए शुरू में आपको दिक्कत होगी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमने पहले इसका थ्योरी पढ़ा रखा है। अगर आप उस थ्योरी को पढ़ते हैं ना फिर आप एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाएंगे तो आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप पहले क्लासेस देख रहे होंगे तो उतनी अच्छी तरीके से आपको समझ भी नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि पहले इसका हमने थ्योरी पढ़ाया है। थ्योरी पढ़िएगा तो आपको एमसीक्यू भी अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य है, तो संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। अगला कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है। जब छात्र के चरित्र निर्माण की बात आती है तो सबसे अधिक भूमिका की जो बात आती है वह अध्यापक के चरित्र की बात आती है। देखिए कोई भी बच्चा अपने अध्यापक को फॉलो करता है। अगर उसका अध्यापक अच्छा चरित्र वाला है तो बच्चा भी अच्छा चरित्र वाला बनेगा। अगर मान लीजिए कि कोई अध्यापक है, कोई शिक्षक जो है, अगर वह दारू पीता है तो उसका बच्चा भी क्या करेगा, दारू पिएगा। देखिएगा गुटखा खाता है तो भाई बच्चा जो है उसी को फॉलो करता है, टीचर को ही। तो इसमें जो शिक्षक का जो आदर्श चरित्र है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बच्चे के लिए। तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। भाई अध्यापक का जैसा कैरेक्टर होगा बच्चा वैसा बनेगा। शिक्षण क्या है, अगला क्वेश्चन, तो शिक्षण एक प्रकार का एक कौशल है। शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक स्किल है, ठीक है, क्या है, एक कौशल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है, क्यों। देखिए जो बुनियादी शिक्षा है उसका आधार क्या है, मनोविज्ञान है, क्यों है, तो इसमें पाठ विषयों की अपेक्षा छात्र को अधिक प्रधानता दी जाती है। यानी कि बुनियादी शिक्षा का आधार क्या है, मनोवैज्ञानिक है, क्यों है, क्योंकि इसमें जो पाठ विषय है उसकी अपेक्षा छात्रों को क्या की जाती है, अधिक यहाँ पे प्रधानता दी जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता क्या देंगे। एक आप शिक्षक हैं तो आप किस रूप को प्राथमिकता देंगे, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार को। देखिए विज्ञान विषय को भी आप प्राथमिकता देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि आपको एक वेस्ट आंसर निकालना है, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है और आपको एक वेस्ट आंसर निकालना है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक विषय तो है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचार को, भाई जो विचार भी रखता हो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, उसको भी आप क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा होती है। देखिए बच्चों के अंदर जो स्व अनुशासन की भावना होती है वह कैसे पैदा होती है। जब बच्चे को आप जिम्मेवारी सौंपेंगे ना तो बच्चे के अंदर वह अनुशासन की भावना आ जाती है। यहाँ कह रहा है कि उन्हें कठोर, देखिए हमने कहा था कि कठोर अनुशासन में रख के दंड उसको दे नहीं सकते हैं। अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देके नहीं, भाई दंड तो देना ही नहीं ना। यहाँ पे क्या होगा, उन्हें जिम्मेवारी सौंप के ही आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर स्व अनुशासन को लागू कर सकते हैं। अगला कि शिक्षा के माध्यम से किसका कल्याण होता है। देखिए शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, कल्याण किसका होता है, तो समाज के सभी वर्गों का होता है। देखिए आप कहेंगे कि एक आदर्श परिवार का नहीं, मनुष्य के व्यक्तित्व का नहीं, छात्र छात्राओं का नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों का। जब पुरुष पढ़ता है तो भाई उसका परिवार पढ़ेगा, उससे परिवार से क्या होगा, उसके समाज का निर्माण होगा, समाज का कल्याण होता है। तो शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। ऐसा नहीं कि केवल एक वर्ग का ही कल्याण होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है किसी कास्ट से, तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ लिया तो केवल अपने ही समाज का निर्माण करेगा, कल्याण करेगा, वो सभी वर्गों का कल्याण करता है। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरक क्या है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा मनोवैज्ञानिक अवस्था हो जाएगी। अभिप्रेरण क्या है, एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है और किसका कथन है। किसने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो अभिरुचि है, क्योंकि रुचि के बिना बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और यह बातें कहा था टीपी नंद ने कहा था, यह आपका डिफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। देखिए किंडरगार्टन का मतलब होता है खेल का मैदान, ठीक है, और यह सबसे पहले किस देश में खोला गया था, तो यह खोला गया था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण वृत्ति और शिक्षण अभिरुचि प्रश्नोत्तरी क्या है। कहता है कि अच्छा अध्यापक कौन है। यहाँ पे देखिए आपको बताना कि अच्छा अध्यापक वह है। अच्छे अध्यापक के बारे में बता रहा है कि अच्छा अध्यापक कौन होता है। अगर हम अच्छे अध्यापक की बात करें तो जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता वही एक अच्छा टीचर कहलाता है। ऐसा नहीं कि वह काफ़ी इंटेलिजेंट है और मेहनती है तो वह एक अच्छा टीचर कहला गया, नहीं। एक टीचर तभी होगा जब अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है, अपने विद्यार्थियों की समस्या को समझता हो, ठीक है, वह एक अच्छा शिक्षक होता है। तो इस प्रकार